हेलो फ्रेंड्स। आज हम जम्मू कश्मीर और जो संवैधानिक निकाय है, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और लोकपाल, इन तीनों के बारे में जानेंगे। और आगे के जो संवैधानिक आयोग है उसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के विशेष उपबंध के बारे में कि जम्मू कश्मीर के क्या विशेष उपबंध थे और 370 की समाप्ति के पश्चात वो एक अन्य भारत के जो राज्य है उनके समान हो गया है। तो हम पहले देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1947 के पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, है ना, जिस पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। मतलब वहां का शासक कौन था? हरि सिंह। भारत की स्वतंत्रता के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के निर्णय में कुछ समय लगाया। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, है ना। देशी रियासतों को जो ब्रिटिश लोगों ने कहा था कि या तो ये भारत में सम्मिलित हो सकते हैं, इंडिया में सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी, वहां का जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन बने थे इसके बाद? शेख अब्दुल्ला बने थे, है ना। शेख अब्दुल्ला बने थे, है ना। शेख अब्दुल्ला बने थे तथा यहाँ की जो आबादी थी, बहुसंख्यक आबादी, वो मुस्लिम बहुल थी। इसलिए इसको विलय करने में काफी चैलेंज महसूस किया। और अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो ये पाकिस्तान के जो करीब वाले क्षेत्रों में उपस्थित है। तो ये बहुत सारे चैलेंज थे भारत में विलय करने से पहले। 1947 के बाद क्या होता है? अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित आक्रमणकारियों के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इस पर हस्ताक्षर किए। जो वर्तमान में मतलब जब जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था उसके 1/3 क्षेत्र पर जो कबीलियाई थे, है ना, पाकिस्तान के कबीलियाई जिन्होंने आक्रमण किया था, ये इन लोगों ने 1/3 क्षेत्र पर लगभग अधिकार कर लिया था, जिसे वर्तमान में हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। पीओके जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो इसके बाद जो जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने भारत से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया और भारत ने सेना भेजी तथा उनको खदेड़कर बाहर भेजा। इस तरह से जो 2/3 वर्तमान का जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र हम देखते हैं जो भारत का है, 2/3 क्षेत्र भारत के पास है। जबकि पूरा जो शेख अब्दुल्ला को जो शासन था, जो महाराजा हरि सिंह मतलब शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, महाराजा हरि सिंह वहां के शासक थे, है ना। तो उस समय जो पाकिस्तान दिया था भारत को, पूरा दिया था। जो 1/3 कबीलाइयों ने आक्रमण करके हथियार लिया था, वो भी अभी भारत का हिस्सा होना चाहिए, जिसे हम पीओके कहते हैं। इस विलय के बाद जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, लेकिन इसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया, है ना। इसको 370 के तहत एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया। मतलब भारतीय संविधान का जो 370 अनुच्छेद था, जो मतलब पहले था, अभी तो इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे मैं बताऊंगा किस परिस्थिति में इसको समाप्त किया। तो 370 जो अनुच्छेद था, इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का राज्य बनाया गया था। अर्थात भारत के कुछ प्रावधान वहां पर लागू नहीं होते थे, है ना। बहुत सारे प्रावधान लागू नहीं होते। अब अनुच्छेद 370 क्या था? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, है ना, जम्मू कश्मीर का एक विशेष संविधान था, ध्वज और प्रशासन था। मतलब वहां पे ध्वज भी जम्मू कश्मीर का ध्वज होता था। भारतीय संसद को जम्मू और कश्मीर के संबंध में केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार था, है ना। जबकि अन्य मामले वहां की जो विधानसभा थी, है ना, विधानसभा थी, उसकी सहमति के बाद ही लागू किए जाते थे, है ना। तो ये विशेष प्रावधान आर्टिकल 370 में थे। अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। अब अनुच्छेद 370 का निरसन किया जाता है 5 अगस्त 2019 को, है ना। 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय संसद है अनुच्छेद 370 का निरसन कर देती है।
और जम्मू कश्मीर का भी विभाजन कर देती है दो केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया जाता है। इस निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो जाते हैं और जैसे अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, उसके समान ही जम्मू कश्मीर की स्थिति हो जाती है। अब वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें, इसके पहले इसमें ये भी बता दूं कि आर्टिकल 335 ए बी था, जो भारतीय नागरिकों मतलब जो भारत के अन्य राज्यों के नागरिक है और जम्मू कश्मीर के नागरिक से विभेद करता था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया था तात्कालिक परिस्थितियों में, परंतु अब इसका भी निरसन हो चुका है इसके साथ ही, है ना। तो ये एक विशेष बात थी। वर्तमान स्थिति में देखें तो जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू है और ये भारत के अन्य राज्यों के समान है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी कराए जा चुके हैं और वहां पे जम्मू कश्मीर में पीडीपी समर्थित, है ना, पीडीपी की मतलब जम्मू कश्मीर में, सॉरी पीडीपी की नहीं आई है, जो शेख अब्दुल्ला के मतलब पौत्र उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है ना। उमर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। ठीक है। शेख अब्दुल्ला के पुत्र थे फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को अगर देखें तो जम्मू और कश्मीर का विलय भारत का एक कानूनी और संवैधानिक हिस्सा है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे समय के साथ निरस्त कर दिया गया है ना। जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत के साथ जुड़ गया है, मतलब जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन गया है। पहले भी था लेकिन पहले 370 के कारण एक विशेष स्थिति के तहत ये था, लेकिन वर्तमान में ये भारत के अन्य राज्यों के समान ही हो चुका। अब हम देखेंगे भारत के मतलब भारतीय संविधान के अगले प्रोविजंस के तहत हम देखेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक केक के बारे में वर्णन किया गया है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151, ये चार 151 ये चार अनुच्छेद केक के बारे में वर्णन करते हैं। अब हम देख लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। ये भारत सरकार और राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। केक को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का मुखिया भी माना जाता है। नियुक्ति और कार्यकाल अगर देखें तो केक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होता है। उन्हें संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मैंने बताया था किस तरह से हटाया जाता है, उसी रीति से केक को हटाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जब मैंने उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समझाई थी, उसी रीति से इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाया जाता है। कार्य और शक्तियों को अगर देखें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करना है। ये कार्य सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलता और कानूनी रूप से किया जा रहा है। एक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पेश करता है, मतलब संसद के पटल पर रखवाता है। एक की रिपोर्ट सार्वजनिक जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। केक की जो रिपोर्टें होती है सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केक के अगर हम महत्व को जाने तो केक भारत में लोकतांत्रिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सरकार की वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।
केक की रिपोर्टों से जनता को सरकार के खर्चों और वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर देखें तो भारत के वर्तमान के गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। केक का मुख्यालय नई दिल्ली में, है ना। और केक को अगर आप ज्यादा से जानना है तो केक की एक आधिकारिक वेबसाइट है केक करके, उस पर आप देख सकते हैं। और अगर इसकी विशेषताओं को हम देख मतलब और इसके महत्व के बारे में अगर हम जाने तो केक ने कई ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत की है जिससे भारत में भ्रष्टाचार को मतलब भ्रष्टाचार के जो किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है शासन प्रणाली में उसके बारे में बताया। जैसे आपने देखा होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, है ना। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कोयला घोटाला जो कांग्रेस के समय हुआ था, मतलब सरकारों के समय हुआ था, तो इस तरह से इन्होंने बताया था। एक और अगर आप देखें तो कॉमनवेल्थ स्कीम, कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2012 में, इसमें भी घोटाले हुए थे। तो जो केग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी तो उसमें ये बताया था किस तरह से इन इन चीजों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ना, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। तो केक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पारदर्शिता और सुशासन को स्थापित करने में। ठीक है, तो केक की मजबूती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो केक का अध्यक्ष होता है उसे हटाना आसान नहीं होता है। इसलिए भारतीय संविधान में वित्तीय अनुशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग, ना। पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ये संवैधानिक निकाय नहीं था, परंतु हाल ही में एक संवैधानिक संशोधन 102वां संविधान संशोधन के तहत जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है। आयोग का इतिहास अगर देखें तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कालेलकर के अध्यक्षता में बना था 1953 में। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना और उनकी बेहतरी के लिए सुझाव देना था। इन्होंने बहुत सारी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत बताया तथा उनके संबंध में सरकार को उनके संदर्भ में सरकार को दिशा निर्देश दिए और सुझाव दिए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था मंडल आयोग के नाम से 1979 में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सीमा, मतलब 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। देखो ये एक बहुत लैंडमार्क आयोग माना जाएगा क्योंकि इस आयोग ने, जिसे मंडल कमीशन हम कहते थे, इसने पूरे देश में जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या इसने 54% प्राप्त की। इन्होंने कहा कि जो भारत में ओबीसी के अंतर्गत आने वाले लोगों की संख्या 54% है, इस आधार पर इनको 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार ने इनकी रिपोर्ट को मान लिया और देश में ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27%, जो काफी महत्वपूर्ण रहा था। इसको अगर हम देखेंगे तो आरक्षण विवाद से जुड़ जाता है जब इंदिरा साहनी केस होता है ना। इंदिरा साहनी केस होता है ना। तो ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में लाया जाता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की जाती है ना। इसे क्या कर दिया जाता है, स्टेचुरी बॉडी बनाया जाता है। स्टेचुरी बॉडी बनाया जाता है किसे, ओबीसी आयोग को। ठीक है, आगे चलकर 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। अब आयोग के कार्य को हम देखें तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करना, पिछड़े वर्गों की सूची में किसी वर्गों को शामिल करने या हटाने के संबंध में सरकार को सलाह देना, पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें प्रदान करना,
पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करना, ये आयोग के कार्य है। आयोग की संरचना अगर हम देखें तो आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आयोग का महत्व अगर हम देखें, मतलब नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर की जाती है और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के आदेश से होगी। जितने भी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा, ये बात आपको याद रखनी। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत में पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आयोग पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आयोग के अगर हम मुख्यालय जाने तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी वेबसाइट है ncbcnic.com, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस nic.in। इस पर आप डिटेल जानकारी जान सकते। अब नेक्स्ट हमारी संवैधानिक संस्था आती है लोकपाल। लोकपाल भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। जब 2012 में अन्ना आंदोलन चला था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चली थी। तो जो लोकपाल तभी से जनता के लिए लाने के लिए बातें चल रही थी। इसमें आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने लोकपाल को लाने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो महाराष्ट्र के एक प्रमुख जन नेता, मतलब प्रमुख सामाजिक नेता थे जिनका नाम अन्ना हजारे थे, उन्होंने भी आमरण अनशन किया था। उनके जो इन सबके अथक प्रयासों के बावजूद भारत में लोकपाल अधिनियम को पारित किया गया। हम इसके इतिहास को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लोकपाल भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लोकपाल का इतिहास अगर देखें तो लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। भारत में लोकपाल की स्थापना का विचार 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। हालांकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया और 2014 में इसे लागू किया गया। लोकपाल की संरचना अगर देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं ना। 8 सदस्यों में 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और 4 क्षेत्र गैर न्यायिक क्षेत्रों से। अध्यक्ष या तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होने चाहिए। सदस्यों में से आधे न्यायिक होने चाहिए, और बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। ठीक है। लोकपाल के कार्य को अगर देखें तो प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करना, केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सिफारिशें प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य है। जो लोकपाल में मैं इधर ये बता रहा था कि लोकपाल का जो अध्यक्ष है वो कौन होना चाहिए, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि इनके अध्यक्ष कौन होना चाहिए। जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है वो होना चाहिए। अन्य न्यायाधीश के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं अगले वाले वीडियो में वो बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये लोकपाल के कार्य हमने देख लिए। लोकपाल की शक्तियों को अगर देखें तो लोकपाल को किसी भी व्यक्ति को समन भेजने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति है। लोकपाल की तलाशी और जब्ती करने की शक्ति भी है। लोकपाल अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपता है जो उस पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य है ना। तो ये इसकी प्रमुख शक्तियां। लोकपाल के महत्व को अगर देखें तो लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये सरकारी अधिकारियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखें तो भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे ना, और लोकपाल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। आज के मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछता हूँ, है ना। आपको ये बताना है कि वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ओबीसी के अध्यक्ष कौन है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है।
ठीक है, 2 प्रश्नों के आंसर आपको बताने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों के बारे में जानेंगे। उसके आगे हम सांविधिक निकाय और अन्य निकायों के बारे में बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।